Assalamu alaikum. As you all know that we are discussing those theories relating to mass media which are related to the society in general. यानी हम उन theories को डील कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं कर रहे, बल्कि वो उन theories को डील कर रहे हैं जो कि मास मीडिया और सोसाइटी एज अ होल का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको डील कर रही हैं. यानी वी आर स्टडिंग द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से मास मीडिया पूरी सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट करती है. इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स किए थे वो हमने देखा था कि किस तरह से दो मॉडल्स हैं जिनको सामने रख कर हमने देखा था कि मास मीडिया का क्या रिलेशनशिप बनता है विद द सोसाइटी एज अ होल. द टू मॉडल्स दैट वी स्टडीड, द डोमिनेंट मीडिया एंड द प्लूरलिस्ट मीडिया. और इसके बाद फिर हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि किस तरह से मीडिया का एक किरदार है इन मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर. इन दिस रिगार्ड वी डिस्कस टू टेंडेंसीज, सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज एंड सेंट्रीपीटल टेंडेंसीज ऑफ द मास मीडिया. और इन दोनों को हमने सामने रख के देन वी स्टडीड द पॉजिटिव effect of mass media on the society, and we discussed the negative aspect of mass media on the society as a whole. We also discussed when we were discussing these theories in macroscopic at macroscopic level that we are dealing with those theories which are critically looking at the role of mass media in the society. यानी हम क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से रोल ऑफ मास मीडिया को देख रहे हैं, और हमने क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कुछ हमने पॉइंट्स को डिस्कस भी किया था. और अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि हम जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव की जो बेस है वो है कार्ल मार्क्स, एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनके वर्क के ऊपर. तो वी विल डिस्कस द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कार्ल मार्क्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ मास मीडिया. इसमें हमने जो चीज़ें हमें डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस भी कर सकते हैं, और वो ये है कि हमने ये देखा था कि जो अमेरिका के अंदर जब मास मीडिया को स्टडी किया तो वो द मेन फोकस वाज ऑन मीडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल्स. और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से डिफरेंट स्टडीज़ हुई जिसमें कि एम्पिरिकल स्टडीज़ हुई जिसमें कि ये देखा गया कि मास मीडिया का एक लिमिटेड इफेक्ट है ऑन द इंडिविजुअल्स. और फिर ग्रेजुअली जब ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ तो अगेन इन द लाइट ऑफ डिफरेंट एम्पिरिकल टेस्ट्स एंड इन द लाइट ऑफ डिफरेंट थियरीज दे केम अप विद दिस थिंग कि नो, मास मीडिया हैज़ एन इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स. सो द फोकस was always on individuals when it came to the effect of mass media. Whereas in Europe, the tendency was quite different. In Europe, they gave this concept of mass media का जो और जो magic bullet का जो concept है वो हमें यूरोप से मिलता है कि किस तरह से mass media का effect जो है वो पूरी society पे एक bullets की तरह होता है और कितना strong और powerful effect होता है. और हमने इसको कहा था कि this was a macroscopic approach. यही macroscopic approach जो है यूरोप में over a period of time was also taken by Karl Marx. और जो कार्ल मार्क्स है वो भी इस मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को ही सामने रखकर रोल ऑफ मास मीडिया को सोसाइटी में स्टडी करता है. इसमें जो इंटरेस्टिंग बात हमने ये देखी थी कि मार्क्सिज्म ही से इंस्पायर होकर जो रेवोल्यूशंस आई थी रशिया में, चाइना में, और फिर ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी कम्युनिज्म ही का पॉपुलर हुआ था. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब यूरोप के अंदर ईस्टर्न यूरोप के अंदर जब कार्ल मार्क्स की जो वर्क है वो अनपॉपुलर हो रहा था, उस वक्त जो वेस्टर्न यूरोप के अंदर कार्ल मार्क्स का काम जो था वो पॉपुलर हो रहा था. और कार्ल मार्क्स जो कि बहुत क्रिटिकल था ऑफ द अफ्लुएंट क्लास और ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, वो जो नोशन उसकी थी वो बहुत पॉपुलर हो रही थी वेस्टर्न यूरोप में. आई मीन दिस इज पैराडॉक्स दैट वाज टेकिंग प्लेस स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट्स लुक एट द वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स and see where his work stands when it comes to relating it with the other critical theories.
कार्ल मार्क्स जो हैं वो लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, एंड ही वाज फेमिलियर विद द ग्रैंड सोशल थ्योरीज ऑफ हिज एरा, and he constructed his theory on the basis of these grand social theories. What he propounded was, or what he argued was, that industrialization and urbanization has caused many problems in the society, but they are not inherently bad. यानी what he put forward was कि हाँ, जो industrialization हो रही है और जो urbanization हो रही है, यानी कि उसकी वजह से माशरे में बहुत मसाइल तो हो रहे हैं. Try to relate this particular concept with mass society, which we've discussed in our earlier sessions. कि किस तरह से जो mass society का concept है उस पर कैसे criticism हो रही थी कि mass society जो है उसमें जो है वो individuals जो हैं वो जो traditional तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे वो नहीं रहते हैं, बल्कि वो एक दूसरे के साथ तो रह रहे हैं लेकिन उनकी जो value system है वो ख़त्म हो रहा है. इसी चीज़ को कार्ल मार्क्स ने भी इस्तेमाल किया. उसने कहा कि हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इज कॉजिंग मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ नॉट इनहेरेंटली बैड. सो इट लुक्ड एट द पॉजिटिव व्यू ऑफ दीज टू फिनोमेना. हाउ डिड ही टेक दिस एज अ पॉजिटिव व्यू? विल जस्ट डू इट इन अ वाइल. कि किस तरह से वो कहता है कि जब अर्बनाइजेशन होती है और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो हैव्स और हैव नॉट्स में, यानी अमीर और गरीब तबके में जब बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है तो एक रेवोल्यूशन आती है और रेवोल्यूशन के बाद ही चेंजेस आते हैं. वील डू इट इन डिटेल इन अ वाइल. बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है वो ये कह रहा है कि द स्ट्रगल बिटवीन द टेक्नोस्टिक फोर्सेस इन अ सोसाइटी लीड्स टू ड्रास्टिक चेंज इन द सोसाइटी. यानी जो हैव्स और हैव नॉट्स में, या जो बहुत अमीर तबके में और जो गरीब तबके में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, दैट रिजल्ट्स in a major change in the society, and this he calls a dialectic process, or basically this concept was taken from another philosopher, George Hegel. Now according to this particular idea, what happens is that when the lower class or when the labor class struggles or revolts against the upper class, the industrialist, what happens is that eventually the power is equally distributed. यानी कि जो रेवोल्यूशन आती है उसके बाद ही माशरे के अंदर बराबरी पैदा होती है. सो कार्ल मार्क्स propounded that first, when there is a great discrimination between the rich and the poor, revolution takes place, and when revolutions takes place, then only you can have balance of power. Then only you can have people who have equal power in the society. So then you can break down the जो classes हैं वो that they go away when a revolution comes. जो उसने जो haves या जो rich class है उसको कार्ल मार्क्स वो बोर्जोआ क्लास से आइडेंटिफाई करता है, उनको वो कैपिटलिस्टिक क्लास कहता है. और ये जो कैपिटलिस्ट हैं दे आर द वंस हु आल्सो ओन एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि माशरे के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके पीछे जो लोग हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास उसको वो कहता है, और वो क्लास को वो बोर्जोआ क्लास कहता है. और ये क्लास है यही जो वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनको यूज़ करती है ताकि ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनके इंटरेस्ट जो हैं या ये जो इनके जो नीड्स हैं वो पूरी होती रहें. इसी तरह उसने जो बात की उसने ये कहा कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम वेयर द रिच are controlling the poor or the workers, what happens is in the light of this hierarchical system exists in the society. यानी कि जो पावर है वो जिस तरह से डिवाइड होती है माशरे में वो सब बेस करती है उस कैपिटलिस्टिक सिस्टम के ऊपर जिसके ऊपर माशरा चल रहा है. और जो इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स अमीर है वो एक ख़ास पावर कंट्रोल पावर उसके पास है, और वही पावर जो है वो ट्रिकल डाउन करती है ऑन द लोअर क्लासेस ऑफ द पीपल. यानी इट्स अ हायरार्की जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो ऊपर है और फिर लेस पावरफुल विल कम डाउन. सो व्हाट ही इज़ फोकसिंग ऑन इज कि अल्टीमेटली चेंज इन द सोसाइटी कैन ओनली कम व्हेन द poorer section of the society revolt. They rise against the rich class who are continuously exploiting them. And these rich class are only focusing on maximizing their profits.
they are only interested that they should become more powerful and they should become more moneyed. So for that particular thing, they are exploiting the workers. Now the workers have to rise up and rise against these exploitative elements of the society. And so he's quite optimistic in this regard, and he talks about this utopian world where he says, or he claims, that everybody would then become equal. And of course, this is something that we will discuss in the later sessions, that how what he dreamt could not be materialized or could not be translated into reality. And we will see that how new Marxist scholars emerged who criticized Marxism, and they gave different explanations that why the society, in the society where the rich is exploiting the poor, a revolution is not taking place. Now let's look at the basic principles of Karl Marx. The reason why we will discuss these principles in detail is that, number one, it will help us in the critical theories that we will study in the coming sessions. Number two, if you become a media analyst or you are studying the contents of the media, you will be in a position to point out such elements in the media content which are exploitative in nature and which are absorbed by the audience without them realizing that they are following or they are absorbing such ideas which are basically in the interest of the rich class or of the capitalistic class of the society. The first thing that you should be clear about when it comes to Karl Marx is the concept of materialism. Now, materialism is not the term that we used in the Western capitalistic society the way it is used. Now, in the Western societies, the word materialism is usually understood as something in which there is a craving for money and the things that money can buy. हम अक्सर कहते हैं ना कि बड़ा materialistic हो गया हुआ है, और वही materialistic का मतलब ये होता है कि everything every effort that he is making is basically to get more and more money, and so that he can meet his different physical needs. This is the Western concept of materialism. Whereas Karl Marx had a different idea about materialism. We can understand this concept of materialism in the light of this quote of Karl Marx, which he gave in the preface to a contribution to the critique of political economy. Let's look at the quote of Karl Marx, which describes or which helps us in understanding the concept of materialism. He says, "The mode of production of material life determines the general character of the social, political, and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being determines their consciousness." So, according to Karl Marx, the mode of production of material life, यानी कि माशरे के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो पूरे माशरे का जो कम्प्लेक्शन है उसको डिटर्मिन करती है, और वो माशरे के अंदर जो सोशल, पॉलिटिकल या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम किस बुनियाद पे करती हैं कि उस माशरे के अंदर मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है. बेसिकली वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम पे को क्रिटिसाइज करता है. वो कहता है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम में, जिसमें कि हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा था, कि किस तरह से जो हैव्स हैं दे मस्ट ट्राई टू हैव मोर एंड मोर, एंड व्हेन इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी तो जो जितना जो एफर्ट करेगा उसको उतना मिल जाएगा. जब ये इस कॉन्सेप्ट के साथ सोसाइटी में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो जो पूरा माशरे का जो कैरेक्टर है वो भी उसमें भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी. और फिर वो आगे जो बात करता है वो ये कहता है कि क्योंकि ये चीज़ माशरे की हर इंस्टीट्यूशन में रिफ्लेक्ट होगी तो नेचुरली जो इंसान सोचता है या जो वो बातें कहता है वो भी डिटर्मिन्ड हैं बाय दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन दैट सोसाइटी. यानी जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि जी इसमें जितना पोटेंशियल है वो आगे आए और काम करे,
और जो वर्कर है वो उसको सर्व करे. तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है इन द सोसाइटी, दैट विल डिटरमिन हाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन द सोसाइटी वर्क and how the individuals in the society think. What he's trying to say is that the way man is thinking about things is not independent of the way the society's economic activity is taking place. यानी जिस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वही डिटरमिन कर रही है जिस तरह से इंसान की सोच है. इंसान की सोच जो है वो अलग नहीं है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो कि उसके माशरे में हो रही है. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि द एंटायर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन व्हिच ही कॉल्ड मटेरियलिज्म. एंड ही सजेस्ट that beneath the superficial randomness of things there is a kind of inner logic at work. यानी कि जो ऊपर से हमें लग रहा होता है कि people are thinking independently or people are they are taking their decisions on their own, or the institutions are working independently, it is not really so. There is an beneath that thing there is a system that is making them do whatever they are doing. So it's not that they are you cannot separate the way these institutions work from the economic mode of production that is in that society. So what he's saying is that everything is shaped ultimately by the economic system of the society, which in subtle ways affects the ideas that individuals have, ideas that are instrumental in determining the kinds of arrangements people will make with one another, the institutions they will establish, and so on. यानी जो कुछ भी लोग सोच रहे हैं या जिस तरह से लोग अपने रिश्ते दूसरे लोगों के साथ बना रहे हैं या जो वो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, उन तमाम का ताल्लुक उस कैपिटलिस्टिक थिंकिंग के साथ है जिसमें कि हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी समझा था. यानी कि एवरीबडी must make an effort and whoever makes more effort will get more. अब जब ये चीज़ माशरे में आ जाएगी तो इसी को सोच के एक जो कंपटीशन है सोसाइटी में वो रहेगा, और वो जो कंपटीशन है कि जो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी बनती है, और जब कॉम्पिटिटिव सोसाइटी बनती है तो उसमें ये होता है कि जी आई हैव टू कम फर्स्ट, सो वेदर द अदर पर्सन्स rights are ignored or neglected, that is not my business. So there is this selfish feeling that emerges that I have to survive in this society. And this is what Karl Marx pointed it out, that in a capitalistic exploitative system where there is such strong competition, the individuals have such a life that they would not think of the others. They will just try to work which would give them maximum benefits or which would give them maximum economic benefit. And it will be on this basis that it's just not with the individual, but in fact it will be with the institutions also that they are establishing. So it will be reflected in every aspect of one's life. Karl Marx further explained this concept in the work which is known as the German ideology. और उसमें उन्होंने ये बात की, the production of ideas of conception of consciousness is at first directly interwoven with the material activity and the material intercourse of men, the language of real life. Conceiving, thinking, the mental intercourse of men appear at this stage as the direct efflux from their material behavior. The same applies to mental production as expressed in the language of politics, laws, morality, religion, metaphysics of a people. Men are the producers of their conceptions, ideas, etc. Real active men, as they are conditioned by the definite development of their productive forces and of the intercourse corresponding to these up to its furthest forms. So what Karl Marx is trying to say here is that first, whatever men think or whatever they conceive of about different things is dependent on the way the economic activity of the society is taking place, and then whatever they think is also expressed in the language of politics, laws, or even in religion, in the same way as the economic activity is determining it to be. यानी कि
माशरे में जिस तरह से माशरे में जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिटर्मिन करती है कि इंडिविजुअल्स किस तरह से सोचें, किस तरह से नए आइडियाज़ बनाएं, और फिर उसका जो एक्सप्रेशन है जो कि यूजुअली अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो पॉलिटिक्स में आपको माशरे की नज़र आएगा, लीगल टर्म्स में नज़र आएगा, जो मोरालिटी की जो हम बात करते हैं उसमें नज़र आएगा, तो वो भी किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी, और वो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वो डिटर्मिन कर रही है. So this passage is important because it brings people into the picture and suggests that although consciousness is socially produced, it is always filtered through the minds of real, live, active men and women and is not something that works automatically. यानी कि हम जिस तरह हम सोच रहे हैं या जिस तरह हमारी जो कॉन्शियस लेवल के ऊपर जो डिफरेंट बातें हमारे जहन में आ रही हैं वो डिपेंडेंट है किसी चीज़ के ऊपर, वो खुद से नहीं हो रहे बल्कि जो माशरे में माशी एक्टिविटी हो रही है उस पर डिपेंडेंट है. So we now have a first very important insight about Karl Marx's work, and that is our ideas are not entirely our own, that knowledge is social. यानी एक हमें बहुत जब हम मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो बात सबसे सामने आती है वो ये आती है कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, जो भी हमारे ख्यालात हैं, वो सिर्फ हमारे नहीं हैं बल्कि वो ख्यालात, वो बातें या जो आइडियाज़ हैं वो सोसाइटी हमारे लिए कंस्ट्रक्ट करती है. उस सोसाइटी ने हमें वो दिए होते हैं, लेकिन मज़े की बात ये होती है कि हमें पता भी नहीं लगता और वो हो रहा होता है. इसको हम आगे भी हम डिस्कस करेंगे. दूसरा जो प्रिंसिपल है या दूसरा कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स का है वो है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का या इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन का. हमारे जहन में ये बात आती है कि जो कुछ भी इस माशरे में हो रहा है वो किसी वजह से हो रहा है. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो कुछ भी इस माशरे में हो रहा है वो कैपिटल की वजह से या वो पैसों की वजह से हो रहा है. यानी ऑल आवर रिलेशनशिप is based on the economics or on the money. The relationship is made or broken because of the money that we have. So he says the flow of money affects our relations with other persons, with nature and with the world. And according to Karl Marx, जिस तरह जो पैसा है वो डिटरमिन करता है हमारे रिश्ते दूसरों के साथ, हमारा रिश्ता नेचर के साथ और हमारा रिश्ता बल्कि पूरी दुनिया में कैसा होना चाहिए. जैसे कि अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर बहन भाई में भी प्यार है या मियाँ बीवी में भी कोई ताल्लुक है तो वो सब जो है वो पैसे की वजह से, दैट इज द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन मनी. व्हेन देयर इज इफ देयर इज नो मनी और व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ मनी तो द रिलेशनशिप विल बी स्ट्रेन्ड एंड मे बी द रिलेशनशिप्स आर गुड बिकॉज द flow of money between the two people is good या is balanced. तो इसकी वजह से जो दो लोगों के रिलेशनशिप हैं वो अच्छे होंगे. लेकिन अगर फ्लो ऑफ मनी अनबैलेंस्ड है तो फिर दो इंडिविजुअल्स के जो रिलेशनशिप हैं वो भी ख़राब होंगे. इसी तरह जो नेचर है उसके साथ भी जो इंसान का ताल्लुक है वो भी पैसे से उसका ताल्लुक है. और उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोजिंग अभी हम जब हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और ये है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग बेसिकली कि एक इंडस्ट्री जो है उसने बढ़ना है और उस इंडस्ट्री ने प्रॉफिट हासिल करना है और उस पैसे की खातिर वो नेचर को भी ख़राब करने के लिए तैयार है. इसी तरह जो हम एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन हो रही है उसमें हम वी आर बेसिकली ऑल ट्राइंग टू have a very industrialized country or we want to be developed, so we keep on making new industries which is causing a lot of environmental pollution. So we are also working against the nature. Why? Because of economics, because of money, because you get money and so you are wanting to get that money even at the cost of spoiling your environment and becoming enemy of the nature which is around you. So what he focused on was that all our thoughts, all our relationships, all our goals are the products of property structures या
are all based on the relationship that we have with the money. Apart from this, what he's really trying to say is that the entire cultural activity of the society is also determined by those who are controlling the economic activity of the society. यानी कि जब हम ये कहते हैं कि माशरे के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका आपस में ताल्लुक भी पैसे की बुनियाद पे है, माशरे के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका ताल्लुक नेचर के साथ भी पैसे की वजह से है, मतलब पैसा इज़ द रीज़न कि उसकी वजह से वो नेचर के अच्छा ताल्लुक रखे या ख़राब ताल्लुक रखे. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके माशरे की जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी है वो भी डिपेंडेंट है उन लोगों के ऊपर जो कि आपके माशरे में इकोनॉमिक को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. सो men find themselves born in a process independent of their will. They cannot control it. They can seek only to understand it and guide their actions accordingly. यानी what we understand from economic determinism is कि जो इंसान है वो उसके पास फ्री विल नहीं है. वो जो कुछ कर रहा है या वो जो कुछ भी सोच रहा है वो डिपेंडेंट है उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के कि जो माशरे में हो रही है. वो सिर्फ ये कर सकता है कि वो इस चीज़ को समझ से, और शायद अगर वो समझ में उसको बात आ जाए तो वो अपनी एक्टिविटी को बदल ले. लेकिन अगर जब तक उसको इस बात की समझ नहीं होती है तो वो विदाउट रियलाइजिंग ही इज़ following the dictates of a certain class, and that class which is controlling the economic structures of the society. The other term that we have briefly discussed earlier also, and we will do it in slightly more detail, is the concept of class struggle. You see, the dynamic of a society can only be understood in terms of a system where the dominant ideas are formulated by the ruling class to secure its control over the वर्किंग क्लास. यानी अगर माशरे में जो कैपिटलिस्टिक क्लास है वो उस वक्त तक माशरे में उसका कंट्रोल रहता है जब तक कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो जो वर्कर क्लास है उन तक मुंतकिल ना हो जाएं और जो वर्कर क्लास है उसको वो एक्सेप्ट ना कर ले. अब होता ये है कि जब तक जो वर्कर क्लास है वो डोमिनेंट क्लास के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करती रहती है तो एक किस्म की एक स्मूथ रनिंग रहती है. लेकिन जब वर्कर क्लास को ये एहसास हो जाए कि जो उसके आइडियाज़ हैं वो असल में उसके अपने आइडियाज़ नहीं हैं बल्कि वो डोमिनेंट क्लास के या जो दोज हु आर इन पावर उनके आइडियाज़ हैं, तो वो फिर दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज. And that is usually done through revolution, according to Karl Marx. So, whenever in a society the exploited people realize that they are being controlled by a certain class, they struggle, and that struggle is usually in a revolution. So, this is what is meant by class struggle, according to Karl Marx. इसके बाद जो सबसे important concept है Karl Marx का वो है concept of base और कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर. कार्ल मार्क्स जो है वो कहता ही ये कि जो आपकी इकोनॉमिक कंसेप्शन ऑफ द सोसाइटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू दीज टू थिंग्स, द बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज बेस? बेस इज एवरीथिंग दैट ग्रोज ऑन. इट इज कंपोज्ड ऑफ बाय द मटेरियल प्रोडक्शन, दैट इज मनी, ऑब्जेक्ट्स, द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस. यानी बेस वो है जो कि किसी भी माशरे की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है जो माशरे का है उसको हम कहते हैं कि वो बेस है. यानी कि वेस्ट के बेसिकली कार्ल मार्क्स वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम. तो उसने कहा कि जी जो वेस्ट के अंदर जो बेस है वो है कैपिटलिस्टिक सिस्टम, और दिस सिस्टम जो है दैट डिटर्मिन्स द सुपरस्ट्रक्चर्स व्हिच विल डू इट इन अ वाइल. यानी पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि according to Karl Marx, base is that mode of production, and in the West it is the capitalistic system, which is the mode of production of that society. And when Karl Marx talks about superstructure, what he means is
कि जब ये जो बेस जो है ये डिटर्मिन करती है कि जो माशरे में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों के ऊपर किस तरह से वो उनके ऊपर हावी होते हैं या किस तरह से उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, और उन सुपर स्ट्रक्चर्स को जो नाम देते हैं वो हम ये कह सकते हैं कि दे आर द मीडिया, दे आर योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, दे आर योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे आर योर लीगल इंस्टीट्यूशंस। यानी जो माशरे का जो बेस है वो अफेक्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर्स को, और सुपर स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो मैसेजेस हैं वो लोगों को जाते हैं, और वो मैसेजेस जो हैं वो बेसिकली जो कैपिटलिस्टिक क्लास है उसके इंटरेस्ट को केटर करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो सुपर स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं आपका लीगल सिस्टम, आपका मीडिया, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। यानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रमोट करती हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को, ये प्रमोट करती हैं स्टेटस को मेंटेन करना, और ये प्रमोट करती हैं कि माशरे में रिवोल्ट ना हो। यानी दीज इंस्टीट्यूशंस बेसिकली कंडीशन द पीपल to not to be critical of whatever is happening in the society and to accept the way things are. Karl Marx basically rejected religion also. The thing that he propounded was that religion makes people fatalistic. Now what he made us understand from this concept was that when religion institutions make people fatalistic, what it is aiming is that the poor class or the worker class should be made to feel that if you are there, it is their fate. And if they are there, they should not be unhappy about it, they should be content with it. यानी कि जो फेटलिस्टिक एटीट्यूड जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स प्रमोट करती हैं वो ये है कि एक फेटलिस्टिक एटीट्यूड प्रमोट करती है। और वो फेटलिस्टिक एटीट्यूड क्या है कि अगर कोई माशरे में गरीब है तो वो उसकी किस्मत है, एंड ही शुड एक्सेप्ट इट, एंड ही शुड नॉट राइज अगेंस्ट द रिच क्लास बिकॉज ये उनकी किस्मत है। इसी तरह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जो माशरे में हयाकी है उसको प्रमोट करती हैं, और किस तरह से प्रमोट करती हैं कि वो माशरे के अंदर अगर कोई अमीर शख्स है तो उसके बारे में उसको किस तरह से बुलाना है, उसके बारे में किस तरह से उसको ऊपर यू हैव टू लुक हाई एट देम, that comes through educational institutions. Like if there is an industrialist coming and visiting a school, or any big shot coming to the school, the students have to behave in a certain way. So in a certain way they are teaching the students that they have to respect the person who has the money, and maybe there is another person who is working in the school and he is not very rich. The school might not be teaching them to respect those people who are poor, just because even though they are working day and night, and they're hard-working people, but they are not respected in the society because they are not rich. So, I mean, this is just a drastic example, but there are different ways in which educational institutions also promote the status quo. तो इसके ऊपर भी कार्ल मार्क्स जो है वो तनकीद करता है, और सबसे ज़्यादा जो वो तनकीद करता है वो मीडिया के ऊपर करता है कि किस तरह से जो मीडिया है, जो कि उसके ज़माने में तो प्रेस जो है उसके वो उसको सामने रख के बात करता है। वो ये कहता है कि किस तरह से जो प्रेस में जो जिस तरह से किसी के बारे में या जो लोग पावर में हैं या जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं सोसाइटी को, उनके बारे में जब जिक्र करता है मीडिया तो वो किस तरीके से करता है, हाउ डू दे फ्रेज इट, हाउ डू दे प्रमोट देयर आइडियाज़। जैसे कि सपोजिंग अखबार के अंदर अगर उन्होंने सपोजिंग देयर इज़ अ फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर कोई जो है वो कोई बड़े पॉलिटिशियंस भी आए हुए हैं और कुछ साइंटिस्ट भी आए हुए हैं, और वो फंक्शन बेसिकली ये शो करना, उस फंक्शन का या उस प्रोग्राम का या उस सेमिनार का जो फोकस है वो यही है कि जी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बड़ी अच्छी या कोई नई चीज़ है वो बतानी है।
लेकिन उस फंक्शन में या उस सेमिनार में प्रेसिडेंट आया हुआ है या कोई और पॉलिटिशियन आया हुआ है या कोई मिनिस्टर आया हुआ है, तो जब उसके बारे में कवरेज होती है मीडिया में, तो बजाय इसके कि उन लोगों को कवरेज दी जाए जिन्होंने कोई नई बात बता रहे हैं, पहले कवरेज दी जाती है उस बिग शॉट को या उस एग्जेक्टिव को या प्रेसिडेंट को या जो भी मिनिस्टर है उसको, चाहे उसने कोई बात की भी ना हो। तो लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर ये बात है कि जी दोज हु आर इन पावर दे हैव टू बी गिवन प्रोमिनेंस, दे हैव टू बी they have to come first. So what happens is that even when the news is being framed, so the first thing that is mentioned or is quoted is about the president who had said something about it, or about any minister, or the saying of that minister, rather than what good or what something that is something new that has come in that conference. Rather than giving prominence to that particular thing, more prominence will be given to those people who are in power. और अगर इनको दी भी जाती है, इनकी बात की भी जाती है, तो वो आखिर में थोड़ी सी बात हो जाती है, और जिससे कि people at large are not benefited. तो अब कार्ल मार्क्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये माशरे में हो रहा है, तो ये मीडिया जो कर रहा है, तो जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आउट ऑफ रूटीन कर रहे हैं। उनको भी नहीं एहसास हो रहा कि वो जो पावरफुल हैं उनके इंटरेस्ट को कैटर कर रहे हैं और उनकी बात को ज़्यादा आगे कर रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं या जो दूसरे एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं जो कि इतने पावरफुल नहीं हैं, उनकी बात को वो कम कर रहे हैं। एनीवे, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन मोर डिटेल व्हेन वी विल डू द थ्योरी ऑफ मीडिया हेजेमनी. So what we discuss is that superstructures are the institutions like legal system, philosophy, religion, educational system, media and culture. इन तमाम चीज़ों में जो ये तमाम superstructures हैं, ये they are dependent on the base which we have discussed earlier. एक और concept जो कार्ल मार्क्स का है वो है false consciousness का और ideology का. It is very important for the ruling class to affect people's consciousness by giving them certain ideas. And again, as we have discussed it earlier, why is it important to give those certain ideas? It's important to give those certain ideas to the people in general, because to cater to the interest of a certain class and to maintain the status quo. यानी कि एक ख़ास क्लास को फ़ायदा पहुंचने के लिए और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि माशरे के लोगों को ख़ास किस्म के आइडियाज़ दिए जाएं. So according to Marx, the ideas of a given age are those promulgated and popularized by the ruling class in its own interest. Generally speaking, then the ideas people have are the ideas that ruling class wants them to have. The ruling class believes in its own messages. This is because it has within itself a group of conceptualizing ideologies who make it their chief source of livelihood to develop and perfect the illusions of the class about itself. Yani what Karl Marx put forward was that whatever ideas people have are the ideas of the ruling class. इसको हम एवरीडे एग्जांपल्स में भी हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई एग्जांपल देते हैं या हमारी एवरीडे लैंग्वेज में भी हम कोई बात करते हैं, तो वो हम बात जो कर रहे होते हैं उसमें हम जो एलीट क्लास है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और उसको जब हम फॉलो कर रहे होते हैं तो बड़ी खुशी के साथ फॉलो कर रहे होते हैं, और हमें ये एहसास नहीं हो रहा होता कि हम जो हैं वो एक ख़ास ग्रुप के सोच को हमने अपनाया हुआ और वो हमारी अपनी सोच नहीं है. We can take the examples of fashions. We can take the examples of our the way we think about politics, the way we think about the economics of the country. All that, although we think that we are independent in our thinking, but we are not. So let's take the example of the fashions. कि जो ruling class है वो उसने हमारे जहन में, या जो कैपिटलिस्टिक क्लास है उसने ये जहन में डाल दिया कि जी to be fashionable is in, you
if you are, that means that you must go for change, and you must not stay the same. Change is a sign of progress, and it is good to adopt new things all the time. तो फिर क्या होता है कि जब ये चीज़ एक रूलिंग क्लास को ये सूट करती है कि देयर शुड ऑलवेज बी अ चेंज इन द सोसाइटी, तो जब ये चीज़ आता है तो फिर क्या होता है कि इट कम्स अप विथ न्यू फैशंस, just not in your clothing. It also comes in your living styles. It also comes in your socializing lifestyles. It is reflected in everything, and all this is linked with economics. यानी अगर जब एक रूलिंग क्लास का जो है ये आइडिया परपेचुएट किया जाता है कि माशरे के अंदर चेंज होना चाहिए, फैशंस आपके जब नए नया उसको आपको अपनाना चाहिए, तो क्या होगा कि कपड़े की इंडस्ट्री भी, जूतों की इंडस्ट्री भी, ये सब फ्लरिश कब करेंगी? जब हम इस आइडिया को एक्सेप्ट करें कि चेंज इज़ गुड, टू बी फैशनेबल इज़ गुड, टू बी इन इज़ गुड, टू बी आउट इज़ बैड. इसी तरह आपके जो लाइफ स्टाइल्स हैं, घरों की जो सजावट है, दैट इज़ अगेन डिपेंडेंट ऑन हाउ द रूलिंग क्लास आइडियाज़ आर गिवन टू यू अबाउट हाउ टू चेंज योर डेकोरेशन एट होम. घरों के अंदर जो है वो अगर आपने कोई चेंज लेकर आना है, तो वो आपने सोफे का कपड़ा बदलना है, या आपने पर्दों का कपड़ा बदलना है, या आपने कालीन बदलने हैं, तो ये आपने बदलने हैं, क्योंकि ये आपके माशरे की एक रिक्वायरमेंट बनी हुई है कि टू हैव सेम वे ऑफ लिविंग इज आउट, यू मस्ट अडॉप्ट न्यू थिंग्स. एंड व्हेन यू गो टू द मार्केट, यू फाइंड आउट दैट दीज थिंग्स दैट यू बीन यूजिंग हैव बिकम ऑब्सोलीट, and you have to use these new things so that you are in the society. Now this is how a certain idea is popularized, and in this particular thing media plays a very, very important role. Now media may just not the television, or it's just not the newspapers, it's also the magazines which play a very important role. Like when you are wanting to decorate your house, or when you want to adopt a new fashion, what do? You pick up a fashion magazine. You pick up a magazine which is usually a Western magazine, and then you take out ideas from those magazines and say, these are the things that are in, and these are the things that I must have in my house, and so that I am in whatever is happening. So again, what the point that I'm trying to make here is, it's the ruling class ideas that are adopted by the general people, and when we adopt those ruling class ideas, we are basically serving the interests of a particular capitalistic class. The other thing that you need to be clear about also is that this ruling class also believes that whatever the ideas are right and they're perfect. And there is a group of people within the ruling class which promotes this particular idea and which justifies this idea that whatever your ideas are correct, and if that are being transferred to the common man, it is also perfectly justifiable, because that is how one can survive. The ruling class, according to this theory, propagates an ideology that justifies its status and makes it difficult for ordinary people to recognize. The notion that masses of people are being manipulated and exploited by the ruling class is one of the central arguments of modern Marxist cultural analysis. यानी कि ये बात कहना कि माशरे में रूलिंग क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही है कॉमन मैन को, और वो रूलिंग क्लास जो वो एक्सप्लॉइट कर रही है पर्टिकुलरली थ्रू मीडिया, तो वो जो क्रिटिकल रिसर्चर्स हैं या क्रिटिकल स्कॉलर्स हैं, वो इस चीज़ को सामने रखते हैं, और फिर जब भी वो मीडिया को समझते हैं तो वो इस चीज़ को सामने लेकर आते हैं कि किस तरह से रूलिंग क्लास के आइडियाज जो है वो परपेचुएट हो रहे हैं थ्रू mass media. So what Marxism is, that they provide this false consciousness amongst the people that whatever is right. यानी जो हमने false consciousness का concept है वो हम इस तरह समझते हैं कि जो माशरे का आम शख्स जिस तरह से सोच रहा है या वो जो कुछ माशरे में देख रहा है वो ये समझता है कि यही सही है. So he is according to Karl Marx, this concept is called false consciousness.
यानी जब आपको जो कुछ भी माशरे में हो रहा हो वो आपको सही लगे, हाँ वो सही ना भी हो, तो वो उस वक्त जो इंसान है वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस की स्टेट में है। ठीक है, इसी के साथ एक और आइडिया जो लिंक करता है वो है एलिनेशन का। बेसिकली एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेपरेशन का या डिस्टेंस का, and it has come from the word alien, which means a stranger in a society who has no connections with others, no ties of any sort with other people. यानी alienation का जो concept है वो है कि एक estrangement का, यानी कि माशरे में जो लोग हों उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि वो एक दूसरे के लिए strangers हों. According to Marx, capitalism may be able to produce goods and materialist abundance for large number of people, but it necessarily generates alienation and all classes suffer from this, whether they recognize it or not. यानी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक ये तो हमें फ़ायदा नज़र आता है कि जी बहुत सारी प्रोडक्शन हो रही है, बहुत सारी मटेरियल गुड्स बन रहे हैं फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम ये जो मास प्रोडक्शन चीज़ों की हो रही है और इट इज़ रीचिंग मासेस, इसके साथ साथ ही जो लोग हैं वो भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। माशरे में लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और चाहे वो इसको माने या ना माने या उसको वो रिकग्नाइज करें या ना रिकग्नाइज करें, दिस कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑल्दो is giving a lot of material good apparently, but actually it is also alienating people from each other. It is also distancing people from each other. There is basically a link between alienation and consciousness. Now, people who are in this state of alienation suffer from false consciousness that takes the form of the ideology that dominates their thinking. यानी जो फॉल्स कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है विद एलिनेशन। फॉल्स कॉन्शियसनेस जैसे मैंने भी बताया कि जो रूलिंग क्लास के आइडियाज़ हैं वो आपके आइडियाज़ बन जाए, और रूलिंग क्लास के आइडियाज़ ये हैं कि जी आपने काम करना है और आप काम करेंगे तो आप माशरे में आपकी कोई जगह है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जी सो मच सो कि जो आम हम अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि जी टाइम इज़ मनी, यानी हमने वक्त को भी पैसे के साथ जोड़ा हुआ है। And whenever we say don't waste your time, again what are we doing? What we understand from this thing is that if you are not doing anything in the time that is given to you, you are losing on money. So ये जो concept है which is reflected in every aspect in our social activity is there. अब वो कह रही हैं कि जब आप ये consciousness जब आ जाती है कि जी time is money, and उसमें फिर ये हो जाता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों से दूर होते चले जाते हैं। और लेकिन जब आप लोगों से दूर हो रहे होते हैं तो उसको भी आप जस्टिफाई इस तरह करते हैं कि आप उस माशरे का हिस्सा हैं जिसमें कि बहुत कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के अंदर अगर आपने लोगों को टाइम देना शुरू कर दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपने को अपना काम करना है और काम करके ही में ही आपका सर्वाइवल है। लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में या टेकिंग आउट द टाइम, टेकिंग टाइम ऑफ फॉर अदर एक्टिविटीज अदर देन द वर्क would be harmful for you. So you start thinking the other way around, and that is that you start thinking कि जी I have to make money to survive. So what happens with this thing, that you genuinely believe in this thing, and this particular thing is gradually alienating you from the rest of the people who are around you. Irony of the whole thing is that you don't even realize that you are being alienated, and this alienation जो हो रही है it is so all pervasive. यानी माशरे में हर एक जो है ना वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जस्ट नॉट फ्यू इंडिविजुअल्स जो कि इसका शिकार हो रहे हैं, बल्कि इसमें माशरे में हर फर्द इसका शिकार हो रहा है, और माशरे का हर फर्द जो है वो रियलाइज़ भी नहीं कर रहा कि उसके साथ कि वो दूसरे फर्द से दूर हो रहा है, और वो किस तरह से अपने दोस्तों से दूर हो रहा है, अपने रिश्तेदारों से दूर हो रहा है, यहाँ तक कि वो अपने आप से भी दूर हो रहा है, और वो सिर्फ अपने काम में लगा रहता है। आगे जो इस कॉन्सेप्ट को हम और समझेंगे कि ये जो एलिएनेशन का कॉन्सेप्ट है ये
mass media जो है इसमें उसका क्या किरदार है, यानी what is the role of mass media in creating this alienation in individuals. This inshallah ta'ala we will do in the coming session, and along with that we will also do the concept of hegemony in the media. Till then, Khuda Hafiz and thank you very much.